अच्छा, आप कुछ एमसीक्यूज पे आ जाएं। एचबी बाइंड करता है किसके साथ? हिमपेप्टाग्लोबिन के साथ, ठीक है। हीम बाइंड करता है हीमोपेक्सिन के साथ, ठीक है। एचबी हिमटाग्लोबिन के साथ, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। खाली हीम जो है वो किसके साथ बाइंड करता है? हीमोपेक्सिन के साथ। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हेमोलिसिस के दौरान, जो उसमें आयरन होता है वो रीयूटिलाइज होता है, ठीक है। आयरन क्या होता है? रीयूटिलाइज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एक पेशेंट है, वो प्रेजेंट हुआ है जॉइंडिस के साथ, एचबी लो है, जबकि रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट जो है वो इंक्रीज है। तो कौन सा एनीमिया होगा? हिमोलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। हिमोलिटिक एनीमिया में रेटिक काउंट हाई होता है। बस हिमोलिटिक एनीमिया के साथ याद कर लो कि रेटिक काउंट, रेटिक्यूलोसाइट काउंट हाई होता है। जब भी रेटिक्यूलोसाइट काउंट हाई आए तो आप लोग हिमोलिटिक एनीमिया का सोचो, ठीक है। चलें अब हिमोलिटिक एनीमिया कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन से कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास अपने मेम्ब्रेन में या किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में कोई डिफिशियंसी है या डिफेक्ट है, ठीक है, तो हमारे पास इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया होगा। इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया की सबसे मेन एग्जांपल, सबसे पहले हम सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में की सबसे पहले म्यूटेशन कौन सी होती है? ये याद रखना, थैलेसीमिया की तरह इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। कौन सी होती है? पॉइंट म्यूटेशन होती है। किसकी? बीटा ग्लोबिन चेन की। बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होता है? हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू है ना, वो वैलीन के साथ उसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है, ठीक है। एक्सचेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का वैलीन के साथ। अब ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये पॉइंट म्यूटेशन भी एमसीक्यूज है और ग्लूटामिक टू वैलीन भी एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, और जिस एचबी में ऐसा हो जाएगा तो उस एचबी को फिर हम क्या कहेंगे? एचबीओ होता है ना, वो चेंज हो जाएगा एचबीएस में, ठीक है। अब ये एचबीएस जो है या जिसमें सिकल सेल एनीमिया होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया तो उसकी हिमोलिसिस होगी। अब स्ट्रक्चरल डिफेक्टेड सेल्स की हिमोलिसिस होती है ना, अब इसकी या तो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता कि नॉर्मली इस पेशेंट को कुछ नहीं होता, लेकिन इतना खास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें O2 लो हो गया है, ठीक है, जैसे हाई एल्टीट्यूड वगैरह हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, उस पेशेंट में जो है ना वो ये सेवियर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस होगी फिर, ठीक है। देखिए अब पॉइंट म्यूटेशन, बीटा ग्लोबिन चेन सिंगल एमाइनो एसिड्स की सब्स्टिट्यूशन होती है ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। अच्छा, एचबीए जो है वो एचबीएस में चेंज हो जाता है। अब इसमें होता क्या है फिर? एक्स्ट्रावेस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन लो होगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड या एसिडोसिस कंडीशन में, तो जो सिकलिंग है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, इसकी वजह से या एनीमिया होगा, वेसो एक्सक्लूसिव डिजीजेज वगैरह होंगी, ठीक है। न्यू बॉर्न में एचबीएफ होता है, इसीलिए एसिम्टोमेटिक होता है। जैसे ही एचबीएफ जो है वो बीटा चेन या बीटा आना शुरू कर देता है, एचबीएफ ए में चेंज होना शुरू हो जाता है, बीटा में पॉइंट म्यूटेशन है ना, तो फिर हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं आराम आराम से, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर सिकल सेल के लिए हेटेरोजाइगस हो गए ना तो वो क्या होगा? ऐसा बंदा जो है वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होता है फिर। अच्छा, ये देखो कितनी थोड़ी सी अच्छी बात भी है इसकी। अच्छा, ब्लैक पॉपुलेशन की जहाँ बात आ जाए ना, उसमें मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है ये, ठीक है, ब्लैक कंडीशन, ब्लैक पीपल में। इसमें भी हमारे पास थैलेसीमिया की तरह एक्सरे पे क्या होता है? क्रू कट अपीयरेंस होती है स्कल की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्रू कट अपीयरेंस क्यों होती है? देखो स्कल में हमारे पास बोन मैरो तो है ना, जब वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा होती जाएगी तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगी ना, इसलिए क्रू कट अपीयरेंस आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट क्राइसिस होते हैं, ठीक है, और इन्हीं क्राइसिस के साथ फिर इसके एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले इसमें एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। जब भी हमारे पास पार्वो वायरस जो है वो अटैक करेगा तो हमारे पास एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ऑटोस्प्लीनेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें। ऑटोस्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन जो है वो खुद ब खुद ही टूटता जाता है। हॉल जॉल बॉडीज, ठीक है, फिर हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास ऑटोस्प्लीनेक्टमी होगी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, तो उस पेशेंट में क्या होगा कि स्प्लीन चला गया तो हमारे पास जो भी इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। देखो जब भी स्प्लीन की बात आए ना तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी याद रखना,
ठीक है। उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वगैरह भी हैं, वो भी इनकैप्सुलेटेड है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा याद रखना है, अगर ऑप्शंस में ये हुआ तो बस यही करना है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूने। इसलिए जब भी हमारे पास स्प्लीनेक्टमी होती है उससे पहले हम वैक्सीनेशन देते हैं इन सारे इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इसमें स्प्लीनिक इन्फार्क्ट्स या फिर सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हो सकते हैं, ठीक है। सैल्मोनेला अटैक करके ऑस्टियोमिलाइटिस करवा सकता है। इसकी जो पेनफुल वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एमसीक्यूज बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो हमारे पास जो फिंगर्स है ना, वहाँ पे अगर वेसल्स की ओक्लूजन हो गई तो क्या होगा, पेशेंट डेक्टिलाइटिस के साथ, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, अगर रेनल मेड्यूला में सिकलिंग हो गई तो रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस होगी और पेशेंट हेमेटोयूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। हेमेच्यूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, हेमेच्यूरिया के साथ। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे HbA रिड्यूस होगा, जबकि HbF और HbS इंक्रीज होगा, ठीक है। इसकी भी हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ट्रीटमेंट के लिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन, पेशेंट को बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन अपनी गुड रखे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका एक तो हमारे पास इनहेरिटेंस पैटर्न आता है, बार बार आता है, बहुत एमसीक्यूज में आता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है ये, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। अब ये होता क्या है, एक तो ये एमसीक्यूज इसके में आ गया, इसमें फिर दूसरा एमसीक्यूज क्या था, इसमें एक प्रोटीन डिफेक्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है आरबीसीज में। प्लाज्मा आरबीसी के मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन का डिफेक्ट होता है जो बार बार एमसीक्यूज में आता है, स्पेक्ट्रेन, स्पेक्ट्रेन प्रोटीन, स्पेक्ट्रेन। उसके अलावा एनकायरिन बैंड 3 और प्रोटीन, एनकायरिन बैंड 3 और प्रोटीन 4-2 में भी डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एमसीक्यूज में आ सकता है, लेकिन कॉमनली स्पेक्ट्रेन आता है और बहुत दफ़ा रिपीटेड एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आरबीसीज क्या होंगे, स्मॉल राउंड आरबीसीज होंगे जिसमें सरफेस एरिया बहुत कम होगा, ठीक है। और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होती है, हमने पढ़ा था अभी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में होती है, इसीलिए हमें स्फीरोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है, स्फीरोसाइट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस की वजह से स्प्लीनोमेगेली बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स, ये तो हेमोलिटिक एनीमियाज में होते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लीन की वजह से स्प्लीन में एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हुई तो स्प्लीनेक्टमी करवा दो, लेकिन स्प्लीनेक्टमी करवाने से पहले वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखना, ठीक है। वैक्सीनेशन देनी होती है, ठीक है।